फिर आगे हमने सब्जेक्ट का 2023 दिसंबर का पेपर लिया। सेक्शन बी में उन्होंने जस्ट 8-8 मार्क्स में 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन तो उन्होंने ये पूछा है कि आपका जो भारत का इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है, मतलब भारतीय मौद्रिक प्रणाली है, उसके हमें गुण और दोष बताने हैं। तो बस अब शुरू करते हैं। पहले मीनिंग जान लेते हैं कि आपका जो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है आखिर वो होता क्या है। ठीक है, तो देखो, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम से हमारा मतलब है एक ऐसा फ्रेम वर्क जो यूज किया जाता है इंडिया में। किस लिए? ये बताता है इशुएंस ऑफ मनी। ठीक है, इशुएंस ऑफ मनी। ठीक है, पैसों के इशुएंस के लिए। इसके अलावा इसमें रेगुलेशंस होती है आपकी करेंसी का, और कंट्रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा फ्रेमवर्क जो आपका यूज किया जाता है पैसों के इशू के लिए, करेंसी को रेगुलेट करने के लिए और मॉनेटरी पॉलिसीज को कंट्रोल करने के लिए, यह आपका आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके द्वारा इंडिया जो है फॉलो करती है मैनेज पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। किसको फॉलो करती है? मैनेज पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। क्योंकि हमारी कंट्री जो इंडिया है उसकी करेंसी क्या है? इंडियन रुपी, जिसका सिंबल आपका ये। ठीक है, जिसको इश्यू और कौन रेगुलेट करता है हमारी करेंसी को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब एक एक करके जान लेते हैं पहले कि हमारी जो क्या मेरिट्स है आपके इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के। ठीक है, तो जो पहला उसका मेरिट्स है वो है आपका स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो देखो, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे देश में, इसलिए वो ढंग से मनी को रेगुलेट करता है, उसकी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन को, ताकि स्टेबिलिटी लेकर आ सके। फिर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है कौन से? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, इनकी हेल्प से। ठीक है, तो इन सब की हेल्प से आरबीआई, किन की हेल्प से? आपके रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो के हेल्प से फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करता है देश में। फिर सेकंड है आपका एन मैनेज बाय एन इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक। आरबीआई आपका जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, बट उसकी जो हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी उसके पास रहती है। तो जो किस में हेल्प करेगी कि जो भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के डिसीजन होंगे कैसे होंगे? इम्पार्शियल। क्योंकि एक तरीके से वो फाइनेंस कमीशन के अंडर रहते हुए भी आपका फुल ऑटोनॉमी के साथ काम करती है। तीसरा जो इसका मेरिट्स है वो ये है कि ये कंट्रोल करती है किसको? आपके इन्फ्लेशन को। ठीक है, तो हमने कहा ना कि आपकी जो इंडिया मॉनेटरी सिस्टम है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, एक टॉलरेबल लिमिट्स में होना चाहिए। किससे? आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है उनका यूज करके। हमारी और इसका फायदा मतलब एडवांटेज ये है कि हमारे पास वेल रेगुलेटेड आपका बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें हमने कहा आरबीआई रेगुलेट्स करती है कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक को। ठीक है, ताकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से काम कर सके। इसके अलावा ये हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको भी पूरा सपोर्ट करती है। ठीक है, कि एडुकेट क्रेडिट फॉलो होना चाहिए आपका कैसे सेक्टर्स के लिए? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर के लिए। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी होती है। आरबीआई के गाइडेंस के तहत इंडिया क्या बोलते हैं, एक वरदान बन के आई है डिजिटल पेमेंट सिस्टम में, क्योंकि हमारे यहाँ यूपीआई, आरटीजीएस, एनएफटी का यूज किया जाता है, जिसने हमारे मॉनेटरी सिस्टम को और भी अच्छा और इंक्लूसिव बना दिया है। फिर इसके अलावा हमारे यहाँ अच्छे से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट भी होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व से उसको भी मैनेज करता है, एंड द रुपी एक्सचेंज रेट पे, जो हेल्प करता है इंडिया को कि स्टेबलाइज रहे कहाँ? इंडिया को इंटरनेशनल, जैसे हमें कोई व्यापार करना है, इन्वेस्टमेंट करना, उसमें हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट करती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मेन एम यही है कि जो बैंकिंग की जो सर्विस है
इसको मतलब इससे हर एक इंसान को जोड़ना, ठीक है, स्पेशली जो रूरल अनडिजर्व एरिया है। इसलिए तो आपकी जन धन योजना आई थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक के जरिए, पेमेंट्स बैंक के जरिए, ठीक है। इंडिया के पास इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। इंडिया के पास एक वेल स्ट्रक्चर रेगुलेटरी सिस्टम है, आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई के थ्रू, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, आईआरडीएआई के, ठीक है, इनके जरिए जो चाहती है कि हमारा जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए आपके किस में, हमारे मॉनेटरी सिस्टम में। अब मैं जान लेती हूँ कि क्या डीमेरिट्स है हमारे इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के। तो पहला ये है कि एक तो आपकी लिमिटेड रीच ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि देखो जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो रूरल और इनफॉर्मल सेक्टर तक नहीं पहुंच पाई है, ठीक है। जो आपके अनऑर्गेनाइज जैसे कि इन पर डिपेंड रहते हैं, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, उनसे पैसे लेते हो, ठीक है। फिर दूसरा आपका कि कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रांसमिशन होता है ना, उसमें डिले हो जाती है, डिले इन ट्रांसमिशन। देख जो हम मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट में चेंज करना है, ठीक है, मतलब तो उसमें देरी हो जाती है, स्लो और इनकम्प्लीट होती है। जो भी हम ट्रांसमिशन करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रॉम आरबीआई टू कंज्यूमर या एंड बिजनेस या बैंक के लिए, वो मतलब थोड़ा स्लो और इनकम्प्लीट हो जाती है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, एफर्ट्स बहुत लेती है, लेकिन इंडिया में बहुत बार क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंट फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है कि एकदम से फूड के प्राइस बढ़ गए, फ्यूल के प्राइस बढ़ गए, ठीक है। क्योंकि जो क्या बोलता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो अकेले खुद से इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकती है। फिर आपका फोर्थ है कि ओवर डिपेंडेंसी किस पे, आरबीआई पे। जो भी आपकी फिस्कल पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई के द्वारा, वो कभी कभी वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है, तो जिससे क्या आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारी ओवर डिपेंडेंसी किस पे, आरबीआई को। इसके अलावा इतना सारा अच्छा इनफॉर्मल सिस्टम होने के बाद भी हमें ब्लैक मनी और इनफॉर्मल इकोनॉमी तो देखने को मिलती है ना, काला धन, ठीक है। हमारी लार्ज पार्ट इंडियन इकोनॉमी की ऐसी है जो आपका ऑपरेट होती है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर, ठीक है। तो जो हमारी मॉनेटरी सिस्टम को वीक बना रही है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रेशर, इंडिपेंडेंसी के बाद भी आरबीआई को कभी ना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के कारण इंटरफेयर जो होती है उससे उसकी मॉनेटरी डिसीजन वगैरह पे असर पड़ता है, कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी को भी वो असर करता है। हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन भी तो होता है, मतलब उसकी वैल्यू में गिरना ना। करेंसी डेप्रिसिएशन किसके कारण होता है, फ्रीक्वेंट डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लाइक ऑयल प्राइस के कारण या यूएसए के इंटरेस्ट रेट में हाइक हो गया, तो हमारी जो पॉलिसी है उसको कमजोर करता है। तो जिससे मतलब लोगों का जो कॉन्फिडेंस है करेंसी में वो कम हो जाएगा कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं आज भी हमें रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है क्रेडिट अवेलेबिलिटी में। जो क्रेडिट फ्लो होता है वो अनइवन होता है रीजन्स के बीच में। जैसे जो गरीब रिमोट एरियाज होते हैं उनको कम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता है, बल्कि उनकी नीड ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं अंतर दिखा तो और आएगा ना उससे। फिर जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इनके टूल्स कैसे टेक्निकल है और जनरल पब्लिक इनको इतनी आसानी से नहीं समझ सकती है। तो उसकी रियल टाइम इफेक्टिवनेस को कहीं ना कहीं ये रिड्यूस कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है वो अच्छे से इवॉल्व हुआ है सिग्निफिकेंटली, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है एक अच्छे फ्रेमवर्क के जरिए। लेकिन इसमें बहुत सारी चैलेंजेस अभी भी फेस करता है, ठीक है। जिसमें यही होता है कि कोऑर्डिनेशन कैसे करे फिस्कल पॉलिसी के साथ, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करे, ठीक है। हाँ, समय समय पे अच्छे रिफॉर्म बनाए जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं मतलब ये दिक्कत भी ठीक हो जाएगी। और तेज होना तो
इन जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उन्होंने इसमें से एक तो 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है और 3 क्वेश्चन इवन इन्होंने 8 मार्क्स के उसमें भी पूछे हैं। तो पहले 19 मार्क्स वाला देख लेते हैं। जो है कि जो कंसेप्ट है आपका करेंसी सप्लाई का इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में, उसको हमें एक्सप्लेन करना है, उसको समझना है, जो भी ये क्वेश्चन। तो यही है। तो फर्स्ट इन्होंने ये कह रहेगा कि पहले करेंसी जो सप्लाई है उसका मीनिंग क्या है ये जान लेते हैं। तो इसमें यही है कि करेंसी सप्लाई का मतलब ये है कि जो टोटल अमाउंट है करेंसी की, जिसमें आपका क्वाइन और पेपर मनी दोनों में आ जाता है, जो सर्कुलेशन में है इकोनॉमी में एट अ गिवन टाइम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दी करेंसी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी, ठीक है, जिसमें आपके क्वाइंस भी आ जाते हैं एंड पेपर मनी भी, जो सर्कुलेशन में है, इन सर्कुलेशन इन दी इकोनॉमी में आपका वो सर्कुलेशन में है एट अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर जो गिवन टाइम है उसमें। मतलब वही कि टोटल आपके कितना करेंसी सर्कुलेशन में है इकोनॉमी में, वो आपका हो जाता है करेंसी सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग हो आपकी इकोनॉमी और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। बस ये यही कहता है। ठीक है, सेकंड पहले हमने मीनिंग जान लिया, सेकंड उसमें हम जानेंगे कि क्या की कंपोनेंट्स है आपके किसके करेंसी सप्लाई के। ठीक है, करेंसी वो की कंपोनेंट्स क्या भी करेंसी सप्लाई का। तो पहले हमारा आ जाएगा करेंसी इन सर्कुलेशन, तो पहला है CIC है। ठीक है, इसमें आपका सारे करेंसी नोट्स और क्वाइन आ जाते हैं जो आपका सेंट वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, जो पब्लिक के पास है। तो आपका करेंसी सर्कुलेशन में आपके सारे नोट्स और क्वाइन आ जाते हैं जो रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट ने इशू किया है और पब्लिक के पास है। ठीक है, it includes all currency notes and coin issued by the Reserve Bank of India and the Government of India that are with public, but इसमें से हम exclude क्या करते हैं, जो भी कैश हेल्ड किया है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, excludes cash held by commercial bank करेंसी इन सर्कुलेशन में से। ठीक है, सेकंड जो आ जाता है उसमें आता है आपका रिजर्व मनी, जिसको हम M0 भी कहते हैं, या इसको हम बेस मनी भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं इसको हम हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, फर्स्ट आपका जो भी मैंने ऊपर बताया ये पॉइंट, करेंसी इन सर्कुलेशन में वो आ जाते हैं। उसके अलावा जो भी बैंकर्स आपके डिपॉजिट है RBI के पास वो आ जाते हैं। और थर्ड आपके जो भी अदर डिपॉजिट्स है आपके किसके पास, RBI के पास, वो आपके रिजर्व मनी यानी M0 में आ जाते हैं। अब हम थर्ड कंसेप्ट पढ़ेंगे ब्रॉड मनी का, जो कि क्या है आपकी M1 M2 M3 और M4 कॉमा कर करके ये। ठीक है, M1 M2 M3 M4। ठीक है, ये है आपके। तो M1 में आती है जो भी आपकी करेंसी पब्लिक के पास है, करेंसी विद पब्लिक, प्लस इसमें जो भी डिमांड डिपॉजिट है किसके पास विथ बैंक वो आएंगी, प्लस जो भी आपके अदर डिपॉजिट है किसके पास RBI के पास वो आ जाएंगे इसमें। फिर अगर हम M3 में चले तो M1 सब है जो वो तो आएगा ही, इसके अलावा जो भी टाइम डिपॉजिट्स है आपके बैंक के पास वो सब आ जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा M3। जो आपका इसको M3 को किस लिए यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए इंडिया में। ठीक है, M3 को।
अब एक थर्ड पॉइंट है कैप्शन का ना, मतलब मेन पॉइंट जो है, पहला मेन पॉइंट आपका था जहाँ पर हमने मीनिंग जाना, दूसरा ये था कि कंपोनेंट्स ऑफ करेंसी का मेन पॉइंट। अब तीसरा एक मेन पॉइंट ये है कि आरबीआई का क्या रोल है, रोल ऑफ आरबीआई इन करेंसी सप्लाई। तो जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो सोल इश्यूअर होता है करेंसी नोट्स का इंडिया में, एक्सेप्ट क्वाइन को नहीं करता है, जिसको क्या बोलते हैं आपका, किसके द्वारा मिंटेड किया जाता है। तो हमने कहा था कि जो आरबीआई होता है वो सोल इश्यूअर होता है करेंसी नोट्स का आपका इंडिया में, क्वाइन को नहीं करता है ये, ठीक है। क्योंकि वो आपका किसके द्वारा मिंटेड किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। हाँ, भले डिस्ट्रीब्यूटेड आरबीआई करती है, बट शायद से उसमें आपका मतलब कारखाना, मिंटेड मतलब होता है कारखाना ना सिक्के बनाने का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। तो आरबीआई का क्या क्या मेन रोल है, एक तो है कि वो इशू करती है करेंसी को किसके अंडर, आपका जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है ना उसके अंडर, जिसमें उन्हें मिनिमम 200 करोड़ रुपए का कुछ रिजर्व बनाना पड़ता है, जिसमें 115 करोड़ किसके लिए होना चाहिए, गोल्ड के लिए। मिनिमम 200 बनाना है, इसमें से 115 करोड़ गोल्ड के लिए, ठीक है। फिर आरबीआई प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है और लिक्विडिटी भी इंश्योर करती है कि एडुकेट होनी चाहिए। इसके अलावा वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है किसके थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के थ्रू, जिसमें आपका आ जाता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, इनके द्वारा, ठीक है। फिर क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं करेंसी सप्लाई को, तो वही है आरबीआई की, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट की बोरोइंग स्पेंडिंग होगी, बैंक क्रेडिट क्रिएशन हो गया, ठीक है, सीजनल डिमांड होगी, फिर पब्लिक की प्रेफरेंस कैश वर्सेस डिपॉजिट्स के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर कि क्या इंपॉर्टेंस है करेंसी सप्लाई का इकोनॉमी में, तो भाई उससे हमारे ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, जीडीपी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कॉन्फिडेंस भी मेंटेन करता है हमारे मॉनेटरी सिस्टम में। चैलेंजेस आपके यही होते हैं मैनेजिंग करना करेंसी सप्लाई को। चैलेंजेस होते हैं एक बैलेंस बैठाना किसके बीच में, टू मच या टू लिटिल करेंसी के बीच में, कि बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, इन्फ्लेशन को मैनेज करना, डिजिटल पेमेंट की और जो हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है उस चीज पे, ब्लैक मनी के साथ कैसे डील करेगा, ठीक है, वो सब चीजें उनके लिए चैलेंजिंग होती है। तो इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में करेंसी सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए। और आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके करेंसी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए। उससे वो मॉनेटरी स्टेबिलिटी, पब्लिक कॉन्फिडेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब कुछ होता है। 23 जून का है आपका MEEC 503 का। इसमें लास्ट के जो चैप्टर उनके प्रीवियस क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें पहला क्वेश्चन एक ये था, 8 मार्क्स का है ये, कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है इंडिया का, उसके बारे में जस्ट हमें इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहले इंट्रो से शुरू करते हैं। तो देखो आपके फाइनेंस कमीशन जो है इंडिया की, वो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया है ताकि वो फाइनेंशियल रिलेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिफाइन कर सके। ये आपका जो फिस्कल फेडरलिज्म होता है इंडिया का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको स्टेब्लिश किया है ताकि वो अच्छा फाइनेंशियल रिलेशन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बैठा सके, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका फिस्कल फेडरलिज्म में आपके इंडिया में, ठीक है। तो फिस्कल फेडरलिज्म वही मतलब कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जहाँ पावर का बंटवारा किया जाता है। तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। पहले तो इसको देख लेते हैं कि किस कौन से आर्टिकल के अंडर ये बनता है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसका देख लेते हैं। तो वो मैंने पहले भी पढ़ा था कि जो आपका आर्टिकल 280 होता है आपका किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
वही प्रोवाइड करता है फॉर्मेशन किसका, फाइनेंस कमीशन का, आर्टिकल 280 आपका कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर वही कि इसे हर एक 5 साल में कंसिडरेट किया जाता है, या कभी कभी जल्दी भी अगर ऐसी कुछ जरूरत पड़े, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है, उसमें हम देख लेते हैं कंपोजिशन की, कौन कौन आपके जो फाइनेंस कमीशन है उसमें आ जाता है, कंपोजिशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ये देख लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन में देखो, एक तो एक चेयरमैन आता है, ठीक है, जिसको अनुभव होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का। फिर इसके अलावा 4 और मेंबर आते हैं आपके, ठीक है, और मेंबर आएंगे 4, ठीक है, जो क्वालिफाइड होने चाहिए किस किस में, इकोनॉमिक्स का उन्हें ज्ञान हो, पब्लिक फाइनेंस का, लॉ ऑफ गवर्नेंस का, ठीक है, इन सब का उनको ज्ञान हो, और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी, ठीक है। ये आपकी कंपोजिशन है। ये मेंबर्स आपके जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं, एंड होल्ड ऑफिस एज स्पेसिफाइड बाय द, अब वो ऐसे ऑफिस में बैठते जाके जो प्रेसिडेंट उनको बताता है वहाँ। फिर अब तीसरा जो पॉइंट है, अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या फंक्शंस है आपके किसके, फाइनेंस कमीशन के, ठीक है। तो आर्टिकल 280 में जो आपका मतलब सब जो 3 है वो बताता है किसका फंक्शन क्या है। तो वही एक तो ये वही डिस्ट्रीब्यूशन करता है जो भी आपकी नेट प्रोसीड्स मिलती है किससे, टैक्सेस से, यूनियन और स्टेट के बीच में। ये हमें प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट्स इन एड भी बताता है, मतलब जैसे हम समय समय पे ग्रांट्स दी जाती है ना, किसको, ग्रांट्स इन एड किसको दी जाती है, स्टेट को, कहाँ से, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उससे। तो ये बताता है कि वो किन से प्रिंसिपल पे काम करेगा, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें ये लगना, जैसे हम नहीं होते कि जैसे केंद्र के पास जितना भी मतलब आपका राशि आई उसकी किसकी, करों की, तो राज्य मतलब जैसे हम जब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में उसको बांटा जाए तो उसे हम वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं, और जैसे राज्यों के बीच जब बांटा जाता है उसे हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन कहते हैं। बाय मिस्टेक हो गया ये, इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसके फंक्शंस को ही, ठीक है, बाय मिस्टेक आपका बंद हो गया था। तो अभी तक हम इसके फंक्शंस पढ़ चुके थे फाइनेंस कमीशन के 2। तीसरा हमने कहा कि जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो आपके सप्लीमेंट काम करती है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जैसे पंचायत हो गए, म्यूनसिपालिटीज हो गई, वो काम करती है, तो ये उनको उस चीज में भी रिकमेंडेशन देता है कि कैसे, मतलब इसमें ये है कि राज्यों के अंदर ही जैसे जो स्थानीय निकाय होते हैं जैसे पंचायत, नगर पालिकाओं को फंड देने के लिए राज्य सरकारों को कहता है कि अपने राज्य कोषीय जो स्थिति को उसको मजबूत करने के उपाय भी समझाता है कि कैसे वो मजबूत कर सकते। कुछ ही नहीं है, तो बस इसमें थर्ड पॉइंट में यही है कि जैसे म्यूनसिपालिटीज, पंचायत को जो फंड दिए जाते हैं, तो उसके लिए मतलब ये आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए उनको सजेशन देता है कि कैसे वो अपनी मतलब स्थिति को, जो मतलब उनका कंसोलिडेटेड फंड है ना स्टेट का, उसको कैसे वो मतलब उनके बीच में बांटेंगे। फिर एनी अदर मैटर में ये आता है, जो प्रेसिडेंट है वो रेफर कर सकता है कोई और फाइनेंशियल मैटर कमीशन का जो हमने इसमें डिस्कस ना करा हो, ठीक है। इम्पोर्टेंस में आपका इनका कुछ खास नहीं है, फाइनेंस कमीशन का यही है कि ये फिजिकल बैलेंस मेंटेन करता है एक तो, ठीक है, प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है कि जहाँ पर सेंटर स्टेट मिल के काम करती है, कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ, मतलब मिल के पॉलिसीज बना रही है, उनको इम्प्लीमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ना स्टेट को जब फंड की नीड है। और एक और वही जो फंक्शन में बड़ा लगभग वही है जो लोकल बॉडीज होती है, जैसे पंचायत हो गई, ठीक है, पंचायत हो गई, ठीक है, आपकी म्यूनसिपालिटीज हो गई, तो उनके लिए भी फंड रिकमेंड करता है, ठीक है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है आपका 15th फाइनेंस कमीशन 2021 से 26 तक है। उसके रिकमेंडेशन में तो वही है जिसमें उसमें वर्टिकल जो आपका डिवोल्यूशन होता है, जो मतलब सेंट्रल स्टेट के बीच में होता है, उसमें उसने यही कह रखा है कि
कि जो 41% है शेयर यूनिट टैक्स का किसको जाएगा, स्टेट को। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि यही रिकमेंड कर रखा है, रिकमेंडेड 41% ऑफ शेयर ऑफ यूनियन टैक्सेस, 41% शेयर ऑफ जो यूनियन को टैक्सेस मिला है उसका किसको जाएगा, स्टेट्स को जाएगा, ठीक है, ये कि उनको मिलेगा, ठीक है। फिर आपका हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन में ये कह रखा है, हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन मतलब ये होता है कि जिसमें हम ये फंड जो है स्टेट्स के बीच में बांटते हैं, तो किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, फॉरेस्ट कवर कितना है, इनकम डिस्टेंस क्या है, एरिया क्या है, टैक्स इफेक्ट क्या है, इन सब पे। फिर ग्रांट्स इन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स दी जाएंगी, सेक्टर के अकॉर्डिंग ग्रांट्स दी जाएगी, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड दिए जाएंगे, ये सब कुछ उन्होंने बता रखा है। चैलेंजेस में यही आते हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि मतलब कि जो आपका यूनियन के पास टैक्स है ना, वो उसका कितना परसेंट सेंटर को जाएगा, कितना स्टेट को। तो हम कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट ऑन टैक्स डिवोल्यूशन परसेंटेज, ठीक है, टैक्स का मतलब कि कितना परसेंट सेंटर को कितना स्टेट को जाना है। और डिवोल्यूशन मतलब होता है हस्तांतरण, मतलब कि वो टैक्स का कितना हिस्सा सेंटर को जाएगा, कितना स्टेट को जाएगा, तो उसको लेकर कई बार मतलब वो हो जाते हैं, चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। जीएसटी के आने के कारण जो रेवेन्यू पैटर्न है वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है, फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना, ठीक है, ये सब भी चैलेंजेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो इंडिया की वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इक्विटी मेंटेन करती है, फेडरलिज्म, अकाउंटेबिलिटी, इसके जो रिकमेंडेशन है वो इंडिया के फिजिकल उसको शेप करते हैं कि कैसे रिसोर्स एलोकेट होने डेवलप के लिए अलग अलग मतलब नेशन में अलग अलग सेंट्रल स्टेट में और स्टेट के बीच में लोगों में मतलब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है। तो वो यही है। और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि हमारे को बताना है कि कौन कौन सी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट के ना टाइप्स बताने थे हमारे पास, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इसके हमें टाइप बताने थे, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस में क्या है, तो रेवेन्यू रिसीव वो इनकम होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा रिसीव की जाती है वेरियस सोर्सेज से बिना किसी ऑब्लिगेशन के उसको पे भी करना है, ठीक है। तो इन पब्लिक फाइनेंस रेवेन्यू रिसिप्ट refers to the income received by the government from various sources, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से। कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनको इसे पे भी करना है, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू रिपे, ठीक है, ऐसी कुछ नहीं है। ये रेगुलर्स होती है, नॉन रिडीबल अर्निंग होती है जो गवर्नमेंट को उसके डे टू डे खर्चे को पूरा करने में मदद करता है। अब अगर हम रेवेन्यू रिसीव देखें तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ आ जाएगा आपका टैक्स रेवेन्यू रिसीव और दूसरी जगह आ जाएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट, ठीक है। अब टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट नाम से पता चल रहा है कि जो मतलब रिसिप्ट गवर्नमेंट को कहाँ से मिल रही है, दीज आर द रिसिप्ट फ्रॉम वेरियस टैक्स इम्पोज्ड। तो पहले हम आ जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में। देख, टैक्स क्या होता है, कंपलसरी पेमेंट होता है जो किया जाता है सिटीजन्स और बिजनेसेस के द्वारा सरकार को। तो ये वो है जो अलग अलग टैक्सेस जो इम्पोज किए गवर्नमेंट ने उससे जो इनकम अर्न हो रही है, मतलब टैक्सेस से जो आपको रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके दो तरीके से, एक टैक्स जो रेवेन्यू रिसीव है दो तरीके से, एक हो जाए आपका डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये डायरेक्ट टैक्सेस वो होता है जो पे किया जाता है डायरेक्टली इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गवर्नमेंट को, मतलब डायरेक्टली किसको दे रहे हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में आपका आपका इनकम टैक्स आ गया, दूसरा आपका कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, तीसरा आपका वेल्थ टैक्स आ गया, जिसे अब वो कर दिया गया है, मतलब बंद कर दिया गया है। अब तो इसको अबॉलिश कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। एक आ गया आपका कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है।
और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसको आपके जो इंटरमीडिएट से जैसे रिटेलर्स वगैरह है वो कलेक्ट करते हैं कंज्यूमर से, तब वो देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स से। एग्जाम्पल इसमें जीएसटी आ गया, जो आपकी कस्टम ड्यूटी होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, वो आ गई, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एक्साइज ड्यूटी होती है किस पे, प्रोडक्शन पे। नाउ तो आजकल तो ये एक्साइज ड्यूटी आपके मोस्टली जीएसटी में मर्ज कर दिए गए, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट पे। ये वो रिसिप्ट है जो हॉट सोर्स से गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, टैक्सेस से नहीं मिल रहे। तो ये क्या बोलते हैं, कोई कंपलसरी पेमेंट्स नहीं है जो सिटीजन ने करना है, ठीक है। दे डू नॉट इन्वॉल्व कंपलसरी पेमेंट्स फ्रॉम सिटीजन, बट ये अर्निंग होती है गवर्नमेंट की, किससे, जैसे सर्विसेज से, प्रॉपर्टी से या पेनल्टी से मिल जाता है, ठीक है। वरना ये कोई वो नहीं है कंपलसरी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगी, जैसे इंटरेस्ट का रिसिप्ट हो गया, जैसे गवर्नमेंट लोन देती है ना, उस पे गवर्नमेंट ने कुछ इंटरेस्ट अर्न किया, जैसे स्टेट को देती है लोन, फॉरेन गवर्नमेंट्स को देती है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज को देती है, तो उस पे जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट अर्न करेगी उस पे। दूसरा आपका हो गया प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। तो जिससे अर्निंग होगी गवर्नमेंट्स की, किससे, गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उससे, या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से, लाइक एलआईसी से, ओएनजीसी से, एक्स्ट्रा से, ठीक है, वहां से आ रही है गवर्नमेंट की, ठीक है। फिर तीसरा है फीस एंड फाइन, ठीक है। तो फीस एंड फाइन में क्या है, ये चार्जेस है उन सर्विसेज के लिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जैसे पासपोर्ट पे फीस ले लेगी, कोर्ट पे फीस ले लेगी, ट्रैफिक के रूल्स को आपने माना नहीं, उसका वायलेशन किया तो उसके लिए आपको पेनल्टी ले लेगी, ठीक है। लाइसेंस फीस ली जाती है जैसे गवर्नमेंट के द्वारा ना, वो जैसे मतलब जैसे लाइसेंस देती है ना आपको गवर्नमेंट किस चीज का, एक इसमें डी लिखो, लाइसेंस फीस भी ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे गवर्नमेंट परमिशन दे रही है कि आप कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज कैरी कर सकते हो। जैसे लाइसेंस दे रही टेलीकॉम कंपनीज को, ठीक है, मतलब लाइसेंस देती है कुछ चीज को करने की परमिशन दे रही है। एक वर्ड यूज किया इस्टेट, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी से गवर्नमेंट इनकम कमा रही है जिसका कोई लीगल मतलब उसका हायर नहीं है, कोई लीगल नहीं है उसका, ठीक है। गवर्नमेंट को डोनेशंस एंड गिफ्ट्स मिल गया, ठीक है। जैसे रियर होता है, पर जैसे नेशनल क्राइसिस हो गया, इमरजेंसी के केस हो सकता है ना, किसी बड़ी हस्ती ने किसी दूसरे देश से मिल गया, या कुछ ग्रांट्स मिल जाती है जो फॉरेन गवर्नमेंट से या बॉडी से, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिल गया कुछ, ठीक है। कभी कभी तो मतलब ये है कि मतलब जैसे कुछ पेमेंट्स वगैरह, मतलब ग्रांट्स मिल गई कुछ फॉरेन गवर्नमेंट या बॉडीज से, ठीक है, इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट की इनकम के लिए, जिससे गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्टिविटीज वगैरह को करती है। इसके बेस्ड गवर्नमेंट हेल्थ को, एजुकेशन को, डिफेंस को, बहुत सारे सर्विसेज में फंड करती है। अब हम अंतर देखें तो देखो रेवेन्यू रिसिप्ट और वो कैपिटल रिसिप्ट में, अगर हम थोड़ा सा अंदर देखें ना कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या अंतर होता है। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट में रिपेमेंट नहीं होता है, ठीक है, कि आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कैपिटल रिसिप्ट में होता है कि रिपेमेंट करना पड़ेगा। रेवेन्यू रिसिप्ट अफेक्ट नहीं करते एसेट्स लायबिलिटीज के, बट ये अफेक्ट करते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ये डे टू डे खर्चे के लिए होते हैं, ये लॉन्ग टर्म उसके लिए होते हैं ना, डेवलपमेंट के लिए। अब रेवेन्यू रिसिप्ट के तो मैं कितने एग्जांपल दे चुकी हूँ, टैक्सेस हो गया, डिविडेंड हो गया, प्रॉफिट हो गया। और इसमें क्या होता है कैपिटल में, जैसे बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट या रिकवरी ऑफ लोन हो गई, ठीक है, तो वो इसमें आ जाते हैं।